मैं प्रेमपाल यादव, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत औद्योगिक क्रांति के संदर्भ में चर्चा करेंगे। जैसा कि पूर्ववर्ती वीडियो में औद्योगिक क्रांति की पृष्ठभूमि, औद्योगिक क्रांति का अर्थ है, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति होने के कारणों के संदर्भ में चर्चा की थी। साथ में कृषि के क्षेत्र में जो विभिन्न परिवर्तन आए थे उनकी भी चर्चा की थी। इस वीडियो के अंतर्गत इससे आगे की हम चर्चा करते हैं। वस्त्र उद्योग में क्या परिवर्तन आए वो सबसे पहले देखते हैं। औद्योगिक क्रांति वस्त्र उद्योग से शुरू हुई थी। 18वीं शताब्दी के मध्य तक यूरोप में उद्योग में वस्त्र बनाने की प्राचीन प्रणाली वस्तुओं की मांग को पूरा करने में असमर्थ थी। इंग्लैंड में पहले सूती कपड़े भारत से आयात किए जाते थे, लेकिन जब भारत के कई हिस्सों पर ईस्ट इंडिया कंपनी का राजनीतिक नियंत्रण स्थापित हो गया, तब इंग्लैंड ने कपड़े के साथ साथ कपास का आयात करना भी प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार कपास की धुनाई से वस्त्र निर्माण तक समस्त कार्य वहीं होने लगे। यूरोप में वस्त्रों की बढ़ती मांग को पुराने तरीके से पूरा नहीं किया जा सकता था। 1733 ईस्वी में जॉन नामक बुनकर ने फ्लाइंग शटल की खोज की, जिससे कपड़े बुनने में तेजी आई। 1764 ईस्वी में जेम्स हारग्रीव्स ने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया, जिससे एक साथ सूत के 8 धागे काटे जा सकते थे। 1764 ईस्वी में रिचर्ड आर्कराइट ने स्पिनिंग जेनी में सुधार करके जल शक्ति से चलने वाली वाटर फ्रेम नामक सूत काटने की मशीन बनाई। लौह उद्योग में नए तकनीकी परिवर्तन। नई नई मशीनें बनाने के लिए लोहे की मांग बढ़ी। पुरानी पद्धति से इस मांग की पूर्ति नहीं की जा सकती थी। यह पुरानी पद्धति श्रम साध्य एवं महंगी थी, अतः लौह अयस्क को शुद्ध करने के लिए विभिन्न विधियों की खोज की जाने लगी। 1709 ईस्वी में अब्राहम डर्बी द्वारा धमन भट्टी का आविष्कार किया, जिसमें सर्वप्रथम कोक का प्रयोग किया गया, जिसमें लौह अयस्क को पिघलाने और साफ करने का कार्य सुगम हो गया। इस आविष्कार ने धातु कर्म उद्योग में क्रांति ला दी। द्वितीय डर्बी ने ढलुआ लोहे से पिटवा लोहे का विकास किया, जो कम भंगुर था। हेनरी कोर्ट ने आलोडन भट्टी की ऐसी विधि का आविष्कार किया, जिसके द्वारा शुद्ध और अच्छा लोहा बनाना संभव हो गया। लोहे से बनी मशीनें काफ़ी वजनदार होती थी, उसमें जंग भी लग जाता था। इस समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए इस्पात की खोज की गई। इस्पात बनाने के लिए लोहे को शुद्ध करने, उसमें कुछ मात्रा में कार्बन, मैग्नीज तथा अन्य पदार्थों को मिलाकर तैयार किया जाता, जो अपेक्षाकृत हल्का, मजबूत, जंगरोधी व लचकदार होता था। 1856 ईस्वी से पूर्व इस्पात बनाने की विधि काफ़ी महंगी थी। हेनरी बेशेमर ने इस्पात बनाने की एक विधि खोजी, जिसमें जल्दी और सस्ता इस्पात तैयार होने लगा। यह विधि बेशेमर प्रक्रिया नाम से प्रसिद्ध हुई। इस विधि में ढलुआ लोहे से सीधा इस्पात तैयार किया जाता था। ब्रिटेन के लौह अयस्क उद्योग में इतना परिवर्तन हुआ कि 1800 ईस्वी से 1830 ईस्वी के दौरान अपने लोहे के उत्पादन को चौगुना बढ़ा दिया। 1820 ईस्वी में जहां 1 टन ढलुआ लोहे बनाने के लिए 8 टन कोयले की आवश्यकता होती थी, 1850 ईस्वी तक आते आते यह 2 टन तक ही रह गई। भाप की शक्ति के आविष्कार में परिवर्तन। जब नई मशीनों की खोज हुई तो उन्हें चलाने के लिए शक्ति के नए स्रोतों की आवश्यकता हुई। अभी तक जल और पवन शक्ति का प्रयोग किया जाता था, लेकिन इसकी भी सीमाएं थीं। भाप शक्ति का उपयोग सर्वप्रथम खनन उद्योगों में किया गया। खानों में पानी भरने की गंभीर समस्या थी। इसी समस्या से मुक्ति पाने के लिए 1712 ईस्वी में टॉमसन न्यूकोमेन ने एक वाष्प इंजन का आविष्कार किया, किंतु इस इंजन में ऊर्जा खपत अधिक थी तथा गहराई से पानी निकालना संभव नहीं था। जेम्स वॉट ने 1769 ईस्वी में न्यूकोमेन के वाष्प इंजन के दोषों को दूर कर कम खर्चीला तथा अधिक उपयोगी वाष्प इंजन बनाया, जिससे कारखानों में शक्ति चालित ऊर्जा मिलने लगी। नवीन तकनीकी से परिवहन के साधनों में परिवर्तन। बढ़ते व्यापार एवं
उद्योग के कारण परिवहन के साधनों में सुधार की आवश्यकता हुई। परिवहन को आसान और सस्ता बनाने के लिए स्कॉटलैंड वासी मैकाडम ने सड़क निर्माण का एक नया तरीका निकाला, जिसमें सड़क के निचले भाग में भारी पत्थरों की परत, उसके बाद छोटे छोटे पत्थरों की परत, उसके बाद मिट्टी बिछाई जाती थी। भारी सामान के परिवहन को सस्ता करने के लिए ब्रिटेन ने नहरों का निर्माण किया। इंग्लैंड ने पहली नहर वर्सली कैनाल 1761 ईस्वी में जेम्स ब्रिंडली द्वारा बनाई गई। इससे माल ढोने का खर्चा आधा रह गया। 1788 ईस्वी से 1796 ईस्वी तक का काल नहरोन्माद के नाम से पुकारा जाने लगा। इस अवधि में 46 परियोजनाएं हाथ में ली गई। 1869 ईस्वी में फ्रांसीसी इंजीनियर फर्दिनांद द लेशेप ने स्वेज नहर, जो भूमध्य सागर और लाल सागर को मिलाती थी, का निर्माण कराया, जिससे यूरोप और भारत के मध्य की दूरी 1/3 कम हो गई। भाप से चलने वाले रेल इंजन, स्टीफेनम का रॉकेट 1814 ईस्वी में बना। इसी के साथ रेलगाड़ियाँ परिवहन का एक ऐसा साधन बन गई जो वर्ष भर उपलब्ध रहती थी। 1801 ईस्वी में रिचर्ड ट्रेविथिक ने एक इंजन का निर्माण किया, जिसे पफिंग डेविल अर्थात फुफकारने वाला दानव कहते थे। 1814 ईस्वी में रेलवे इंजीनियर जॉर्ज स्टीफेंस ने रेल इंजन बनाया, जिसे बल्चर कहा जाता था। यह इंजन 30 टन भार को 4 मील प्रति घंटे की रफ्तार से एक पहाड़ी पर ले जा सकता था। रेलगाड़ी द्वारा सर्वप्रथम 1825 ईस्वी में स्कॉटकटन और डार्लिंगटन शहरों के बीच 9 मील लंबा रेलमार्ग 24 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 2 घंटे में तय किया गया। 1830 ईस्वी में लिवरपूल और मैनचेस्टर के आपस में रेल मार्ग द्वारा जोड़ दिया गया। रेल के आविष्कार ने कोयला, लोहा एवं अन्य औद्योगिक उत्पादों को कम समय में और कम खर्च में ले जाना संभव बना दिया। औद्योगिक क्रांति के महत्वपूर्ण परिणाम। विंडूरार ने लिखा है कि मानव इतिहास में 2 प्रसिद्ध क्रांतियाँ हुई हैं जिन्होंने मानव इतिहास को सर्वाधिक प्रभावित किया है। एक तो जब मनुष्य ने पाषाण युग में आखेट छोड़कर कृषि को मुख्य पेशा बनाया। दूसरी 18वीं शताब्दी में जब मनुष्य ने कृषि छोड़कर उद्योग को प्रमुख पेशा बनाया। औद्योगिक क्रांति के प्रमुख परिणाम निम्नलिखित थे। जैसे आर्थिक परिणाम। आर्थिक परिणामों में हम देख सकते हैं कि उत्पादन एवं वाणिज्य में असाधारण वृद्धि हुई। आर्थिक संतुलन, नहरों का विकास, कुटीर उद्योगों का विकास, बैंक एवं मुद्रा का विकास, राष्ट्रीय बाजारों का संरक्षण, औद्योगिक पूंजीवाद का विकास। सामाजिक परिणामों में देखें तो नैतिक मूल्यों में गिरावट आई, संयुक्त परिवार प्रथा में बिखराव आया, नए सामाजिक वर्ग का उदय हुआ, मानवीय संबंधों में गिरावट आई, गंदी बस्तियों की समस्या उत्पन्न हुई, नई संस्कृति का जन्म हुआ, जनसंख्या में वृद्धि हुई। राजनीतिक परिणामों में देखें तो राजनीति में लोकतंत्र की मांग शुरू हुई, औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा की शुरुआत हुई, मध्यम वर्ग की राजनीतिक महत्वाकांक्षा बढ़ गई, श्रमिक आंदोलन का उदय होने लगा। वैचारिक परिणामों में देखें तो आर्थिक उदारवाद का स्वागत किया गया, समाजवाद का उदय हुआ।